हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट एक कोऑर्डिनेट प्लेन में समझेंगे। ऐसे तुम लोग स्ट्रेट लाइन जानते होगे क्या होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट प्लेन में उसका कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। फिर उसके बाद स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में समझेंगे कि लाइन का स्लोप क्या है, और ये स्लोप एग्जैक्टली कैलकुलस के सेंस में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में स्लोप का सेंस डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड, हम एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले ये भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा स्ट्रेट लाइन के जो डिफरेंट फॉर्म हैं वो क्या है डिफरेंट फॉर्म, जब आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी समझ लो, फिजिक्स में जो भी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होता है हम आज के लेक्चर में उसको कंप्लीट पूरा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब स्ट्रेट लाइन डिफिनेशन अगर पूछें तो कई बार स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन बहुत लोगों को नहीं पता होता कि स्ट्रेट लाइन क्या है। तुम लोग कई बार फंस जाओगे कि स्ट्रेट लाइन बताने में। तो इसके लिए सिंपल तुमको बताते हैं स्ट्रेट लाइन, डेफिनेशन नहीं जानना है, जस्ट इन नॉलेज के लिए बता दे कि स्ट्रेट लाइन हम क्या कंसीडर करते हैं। सपोज एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। अगर हम तुमसे बोलें कि दोनों में से स्ट्रेट कौन सा है, तो तुम बोलोगे कि ये वाला स्ट्रेट लाइन है और ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आखिर इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिससे ये लाइन बन जाता है और ये लाइन नहीं होता। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन है या नहीं है वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन कर्व पे कोई भी दो पॉइंट तुम कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो करते हैं हम इस पे दो पॉइंट ए एंड बी सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इस पे कहीं पे भी कोई दो पॉइंट ए एंड बी सेलेक्ट करते हैं। अब उस कर्व के दोनों पॉइंट को हम शॉर्टेस्ट पाथ से ज्वाइन करेंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ एग्जैक्टली यही होगा, और फिर इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो यही होगा। तो इस केस में अगर किसी भी कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ अगर उसी कर्व पे लाई कर जाए, जो इस केस में हो रहा है, ए और बी को ज्वाइन करने वाला पॉइंट, ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ कंप्लीटली इसी कर्व पे लाई कर रहा है, तो ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन इस केस में ए और बी को ज्वाइन करने वाले पॉइंट का ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ इस कर्व के आउटसाइड है। तो अगर ये आउटसाइड है इट मींस इस कर्व पे तो लाई नहीं कर रहा, तो ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो कौन सा कर्व एक स्ट्रेट लाइन है वो तुम आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन अगर कोई है तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन में उसका हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इंक्लिनेशन और स्लोप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट एक कोऑर्डिनेट प्लेन में। जो हम डिस्कस करेंगे वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो जब भी हम इंक्लिनेशन और स्लोप की बात करते हैं हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन कंसीडर कर लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन मैथमेटिशियन का नाम है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा डिटेल अगर पढ़ना है तो हम मैथमेटिक्स में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सप्लेन करेंगे, 11th का ही पोर्शन है, तो उसमें पूरा डिटेल एकदम बेसिक ABCD से स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जिस्टेंस से लेकर के सब कुछ। लेकिन फिजिक्स ओरिएंटेड है तो हम डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर देना। तो अब यहां पे ये ओरिजिन है। अब हम रैंडम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो ये स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट पे कट करता है, तो वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर की तरफ है, तो वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन की तरफ जो एंगल है वो थीटा है। तो इट मींस कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करता है यही उस लाइन का इंक्लिनेशन है। इट मींस अगर ये लाइन एल है और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो हियर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू थीटा।
इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू थीटा। तो किसी भी लाइन के इंक्लिनेशन का मीनिंग है कि जब उस लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगा वही इंक्लिनेशन है। अब स्लोप की बात करें तो मान लो एक एल लाइन का इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो इस थीटा का टेंजेंट वैल्यू, टेंजेंट इट मींस tan थीटा, तो स्लोप ऑफ लाइन एल, slope of line L is the tangent of angle of inclination. The tangent of angle of inclination is not the tangent to the curve. Just tangent it means tan theta वाला, tan का full form trigonometry में tangent होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो it means the slope of this line is equal to tan theta. तो अगर suppose एक कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई लाइन अगर x एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो अगर हम इस लाइन के स्लोप की बात करें तो ये स्लोप हो जाएगा tan 60 डिग्री, इट मींस दैट इज इक्वल टू √3। तो अगर किसी भी लाइन का स्लोप जानना है तो स्लोप हमेशा कोऑर्डिनेट प्लेन में होता है, तो वो स्लोप क्या होगा? दैट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन चाहिए, स्लोप चाहिए, तो तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। स्लोप का एक और मीनिंग है, तो ध्यान से समझना, जब तुम कैलकुलस पढ़ोगे, इट मींस आगे हम बताएंगे ही मैथमेटिकल टूल्स में, तो उसमें जब बताएंगे तो स्लोप का एक और इंपॉर्टेंस है लाइन में। अगर हम इस लाइन का कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करें, कोई भी दो पॉइंट रैंडम ए एंड बी, तो अगर हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं, ए से बी की तरफ मूव करते हैं, तो ए से बी की तरफ जाने में कुछ y कोऑर्डिनेट भी बदलता है और कुछ x कोऑर्डिनेट भी बदलता है। तो यहां से यहां तक जाने में जो एग्जैक्टली y कोऑर्डिनेट बदला, ये बदला। यहां से यहां तक जाने में तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का इतना था और फिर यहां से ये बढ़ गया, तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट इतना हुआ और चेंज इन x कोऑर्डिनेट ये हुआ। तो डेल y क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम a टू b, then the change in y coordinate is del y and the change in x coordinate is del x। तो अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, जस्ट करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब इस ट्रायंगल में हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखें? तो del y अपॉन del x। तो ये जो tan थीटा है वो लाइन का क्या है? स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन L। इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी भी लाइन का स्लोप चाहिए तो उस लाइन के किसी भी पोर्शन का, ये पोर्शन ले लो, ये बड़ा सा पोर्शन ले लो, मतलब किसी भी पोर्शन का द रेशियो ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट, तो हम ये भी बोल सकते हैं उस लाइन का स्लोप है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलस जो होता है स्लोप के सेंस में जब पढ़ेंगे कैलकुलस में, तो वहां पे स्लोप तुम चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट पढ़ो। तो स्लोप ऑफ ए लाइन इन ए प्लेन तुम कंसीडर कर सकते हो द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और लाइन के सेंस में स्लोप का एक और मीनिंग है, दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट फॉर द एनी पोर्शन ऑफ द लाइन। तो ये है सिंपल लाइन का स्लोप। तो अब हम स्लोप और इंक्लिनेशन जानने के बाद स्लोप के दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। किसी भी लाइन का स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उसके बारे में। तो व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉजिटिव एंड निगेटिव स्लोप ऑफ ए लाइन इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, देखते हैं ना। ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरी फर्स्ट चैप्टर इट मींस यूनिट मेजरमेंट के बाद जनरली काइनेमेटिक्स जब पढ़ना स्टार्ट करोगे वहीं पे लाइन के स्लोप का इंपॉर्टेंट यूज तुमको दिखेगा। और खास करके जिसको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए तो बिना स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट के तुम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बना ही नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं आप पॉजिटिव एंड निगेटिव स्लोप। ये हो गया पॉजिटिव एंड निगेटिव स्लोप। पॉजिटिव एंड निगेटिव स्लोप के लिए जस्ट सिंपल अगेन कोऑर्डिनेट प्लेन कंसीडर करते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन
एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करता है। अब अगर ये थीटा, इफ थीटा इज एक्यूट, अगर थीटा एक्यूट रहेगा तो थीटा एक्यूट रहेगा तो उस केस में, थीटा एक्यूट रहेगा उस केस में tan थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पता होगा एक्यूट मतलब 0 to 90 और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अगर tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 0 से लेकर के 90 तक का एंगल फॉर्म करे, एक्यूट एंगल फॉर्म करे, ऐसे केस में इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा इज पॉजिटिव, देन स्लोप इज पॉजिटिव। तो अगर कभी भी कोई लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट है तो उसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा। एंड इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, अगर थीटा ऑब्ट्यूज रहेगा इट मींस 90 to 180, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। इसका मतलब tan tangent of that angle, it means the tangent of the obtuse angle is always negative, तो in that case slope is negative। तो अगर कभी भी कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है तो उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। इसके बारे में तो ये पॉजिटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट, नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखोगे। अब अगेन आते हैं कि अगर सपोज कोई भी लाइन या तो एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर है या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, कॉन्साइड कर रहा है एक्स एक्सिस से, या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो हमेशा एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो अगर एक्स एक्सिस से 0 डिग्री फॉर्म करता है तो इट मींस द इंक्लिनेशन ऑफ ऑल द लाइन दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री। तो ऐसे लाइन का इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो जाएगा। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब tan 0 का वैल्यू 0 होता है। इट मींस स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। इट मींस स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या खुद एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा हो तो उसका स्लोप हमेशा 0 होता है। अब देखता है पॉजिटिव स्लोप पता चल गया, निगेटिव स्लोप पता चल गया, फिर 0 स्लोप कब होता है ये पता चल गया। अब सपोज कोई भी लाइन वाई एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर वाई एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये सारे लाइन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी लाइन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो ऐसे केस में इसका स्लोप एग्जैक्टली क्या होगा, tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि अगर कोई भी लाइन हम वाई एक्सिस के ऊपर या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। इट मींस वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और any line parallel to y axis is not defined। तो यहीं पे लिख दें, it means slope of y axis और a line parallel to y axis is equal to not defined। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखोगे कि किसी भी लाइन का स्लोप पॉजिटिव निगेटिव कब होता है या फिर 0 कब होता है और नॉट डिफाइंड कब होता है। तो ये किसी भी लाइन का हम लोग इंक्लिनेशन देखें और यहाँ पे स्लोप देखें। तो अब हम किसी भी लाइन के स्लोप में कुछ और रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे कि अगर मान लो एक प्लेन में 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो 2 पैरेलल लाइन है तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, और अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, ये सब लोग नोट डाउन कर लो। तो अब हम देखते हैं सिंपल रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइंस एंड 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर एक प्लेन में 2 लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो सपोज कुछ इस तरह से हैं।
एक लाइन L1 कंसीडर कर लेते हैं और एक लाइन L2, L1 and L2. Let L1 makes an angle of θ1 with the positive direction of x-axis and that makes an angle of θ2 with the positive direction of x-axis. अब इसका स्लोप L1 का स्लोप m1 कंसीडर कर रहे हैं और L2 का स्लोप m2 कंसीडर कर रहे हैं। तो अब इस केस में अगर ये L1 और L2 लाइन दोनों पैरेलल है तो L1 L2 लाइन पैरेलल है तो x एक्सिस एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह होगा तो θ1 एंड θ2 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर θ1 θ2 के इक्वल होगा तो देन डेफिनेटली tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। इफ tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 देन m1 इज इक्वल टू m2 बिकॉज m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू tan θ1 एंड m2 इज द स्लोप ऑफ लाइन L2 दैट इज इक्वल टू tan θ2। तो हम यहां से लिख सकते हैं θ1 is equal to θ2 implies that tan θ1 is equal to tan θ2. This implies that m1 is equal to m2. तो इसका मतलब अगर कभी भी एक कार्टेशियन प्लेन में दो पैरेलल लाइंस होंगे तो उन दोनों लाइन का स्लोप एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब एक ऑलरेडी मान लो लाइन दिया हुआ है और उसके पैरेलल एक लाइन है तो अगर गिवन लाइन का स्लोप पता है तो उसके पैरेलल वाले लाइन का भी स्लोप हमको पता चल जाएगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है जब हम नेक्स्ट सेक्शन में इक्वेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट समझेंगे वहां पे अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्लियर हो गया कि दो लाइन पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप एक दूसरे से इक्वल होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर एक प्लेन में दो लाइन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सपोज दो लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं। एक लाइन हम कंसीडर कर लेते हैं L1 और एक लाइन L2 और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। तो सपोज L1 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ θ1 एंगल फॉर्म करता है और L2 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ θ2 एंगल फॉर्म करता है। तो L1 का स्लोप tan θ1 इज इक्वल टू m1 कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू tan θ1 इज इक्वल टू m1 और इसका स्लोप इज इक्वल टू tan θ2 इज इक्वल टू m2। तो अब मेन हमको ये जानना है कि m1 और m2 में क्या रिलेशन है। तो कॉन्सेंट्रेट करना, देखते हैं। ये नोट डाउन कर लोगे, इसको हम मिटा रहे हैं और जब नोट डाउन कर लिए होगे तो अब देखते हैं ये केस। अब इस केस में हम ये θ2 इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो देन डेफिनेटली θ2 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री प्लस θ1। तो नाउ हियर θ2 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री प्लस θ1। तो दिस इंप्लाइज दैट tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस θ1। हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट tan θ2 इज इक्वल टू, अब आते हैं हम लोग जो पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कॉन्सेंट्रेट करना, ये 90 डिग्री वाई एक्सिस का एक एंगल है। तो अगर ये वाई एक्सिस का एंगल है तो ये tan सिंप्लीफिकेशन के बाद कॉट में कन्वर्ट कर जाता है और ये θ1 बन जाता है। अब 90 डिग्री प्लस θ1, तो 90 डिग्री प्लस θ1 ये एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। समझ सकते हो कि यहां तक 90 डिग्री होता है और प्लस θ1, तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो प्लस θ1 हम सेकंड में पहुंचेंगे। तो जब सेकंड में पहुंच जाएंगे तो 90 प्लस θ1 एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं tan का वैल्यू। तो tan ऑफ 90 प्लस θ1 tan सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए निगेटिव होता है, इसका मतलब हम यहां पे माइनस लगाएंगे। तो tan 90 डिग्री प्लस θ1 माइनस कॉट θ1 के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट tan θ2 इज इक्वल टू -1 अपॉन tan θ1। दिस इंप्लाइज दैट tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमको ये पता चला कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो सोचो दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो एक का स्लोप पता चल गया तो दूसरे का स्लोप हम आसानी से इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर एग्जांपल से देखना चाहो तो देखो, अगर ये लाइन है और एक लाइन ये है,
ये परपेंडिकुलर है, अगर इसका स्लोप पता चल गया 2, तो इस लाइन का स्लोप हम क्या लिख सकते हैं, तो जस्ट नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, बिकॉज यहां से m1 गिवन है, तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो इट मीन्स अगर एक का स्लोप m1 2 है तो दूसरे का -1 अपॉन m1, इट मीन्स -1 अपॉन 2। तो अगर एक लाइन का स्लोप पता चल जाए तो उस लाइन के परपेंडिकुलर वाले लाइन का हम स्लोप पता कर सकते हैं। तो यहां से हमको पता चला कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये था कंप्लीटली स्लोप के बारे में कि अगर एक लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन में होगा तो उसका स्लोप क्या होता है, पैरेलल होंगे तो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन प्लेन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ एनी कर्व इन ए कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि पहली बार इक्वेशन के बारे में डीपली नॉलेज यहाँ पे ले लोगे तो आगे जाकर के कभी भी इक्वेशन ऑफ एनी कर्व अगर आया तो उससे तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इक्वेशन का मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले हम इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ एनी कर्व के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म देखेंगे। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद देखते हैं इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ एनी कर्व इन कार्टेशियन प्लेन। हम एनी कर्व की बात कर रहे हैं, अभी स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे के सेक्शन में जब हम स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब के इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो इसके लिए कोई भी कर्व हो उसके इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में पहले बात करना है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन के बारे में जानना हो तो जैसा कि ऑलरेडी सुने होंगे पहले भी 10th में कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब ये रीजन क्या है कि ऑल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका भी एक प्रूफ है जो मैथमेटिक्स के सेक्शन में देखोगे डीपली। लेकिन जस्ट यहाँ पे ये ज्यूम कर लो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, मान लो ये है y इज इक्वल टू 2x और ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू 2x को तुम ऐसा भी लिख सकते हो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और इसका तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करना जानते होगे। डिफरेंट x के वैल्यू के लिए हम करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट करके जस्ट कोई भी एटलीस्ट 2 पॉइंट लेकर के फिर स्केल के थ्रू उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तुम सपोज ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो आखिर ये इक्वेशन उस स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं, तो डेफिनेट है हम जिसके बारे में भी कुछ एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्सप्रेशन उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो आखिर किसी भी लाइन का इक्वेशन उस स्ट्रेट लाइन के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, हम उस इंफॉर्मेशन के बारे में पहले समझते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x है। तो अगर तुम जस्ट देखोगे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट तुम सेलेक्ट करोगे, तो अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे y का वैल्यू 2 मिला होगा, x का वैल्यू 2 लेंगे y का वैल्यू 4 मिला होगा, x का वैल्यू 3 लेंगे y का वैल्यू 6 मिला होगा, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे y का वैल्यू 0 मिला होगा। तो तुम ये देखोगे कि इस स्ट्रेट लाइन पे जो इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, उस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डबल है। y कोऑर्डिनेट 6 is double of the 3, 4 is double of 2, 2 is double of 1 and 0 is double of 0 बोल सकते हो। तो इस केस में y is equal to 2x क्या रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो जस्ट इक्वेशन टेल्स दैट the y coordinate of every point on the line is twice of the x coordinate of the point। मतलब ये इक्वेशन हमको ये बताता है
कि उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट करेस्पॉन्डिंग मतलब उसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डबल होगा। तो उसी तरह से यह समझ लो कि किसी भी कर्व पे, मतलब एक और कर्व हम कंसीडर करें, एक और कर्व, हम एक कर्व ले लें, जस्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, इट मींस x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो अगर इस कर्व पे में x इज इक्वल टू 0 लोगे, y का वैल्यू 0 मिलेगा। उसी तरह x का वैल्यू अगर 1 रखोगे, x का वैल्यू अगर 1 रखोगे, y का वैल्यू एग्जैक्टली 1 आएगा। तो इट मींस 1 1। x का वैल्यू -1 रखोगे तब भी y का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू 2 रखोगे, y का वैल्यू 4 आएगा। तो तुम समझ सकते हो कि इस कर्व पे अब जितने पॉइंट हैं उस कर्व का y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के इक्वल है। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 0 इज स्क्वायर ऑफ 1, 1 इज स्क्वायर ऑफ -1। इसका मतलब ये इक्वेशन इस कर्व के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है? y coordinate of all the point on the curve is a square of the corresponding x coordinate। तो ये समझ लो कि किसी भी कर्व का इक्वेशन उस कर्व के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है। It means just equation of any curve is the relation between x and y coordinate of all the point lying on the curve। मतलब उस कर्व पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन देता है। तो जस्ट हम वो जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं, ये दोनों हम समझाने के लिए लिखे थे। इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, आइदर स्ट्रेट लाइन और एनी कर्व, दिस इज पैराबोला, हम वो आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज पैराबोला, मे बी इलिप्स, मे बी हाइपरबोला और एनी अदर कर्व। वो कोई भी कर्व हो एक प्लेन में, उस प्लेन का मतलब उस कर्व का इक्वेशन उस कर्व पे लाई करने वाले x एंड y कोऑर्डिनेट के बीच का एक रिलेशन होता है। तो इक्वेशन ऑफ एनी कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन x and y coordinate of all the points lying on the curve। तो इस तरह से तुमको किसी भी कर्व के इक्वेशन का मीनिंग पता चला। तो अब हम यही काम स्ट्रेट लाइन के लिए स्पेसिफिक करेंगे कि अगर कोई प्लेन में स्ट्रेट लाइन अलग अलग ओरिएंटेशन में ड्रॉ किया जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे, तो अलग अलग पोजीशन पे अगर ड्रॉ किया जाएगा हम उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक से स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से कॉन्साइड कर गया, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइन वाई एक्सिस के कॉन्साइड कर गया और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो पहले इन केसेस के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे उसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये जरूर नोट डाउन कर लोगे, खास करके ये स्टेटमेंट ना। तो फर्स्ट केस देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग समझे सबसे पहले ये कि किसी भी कर्व के इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि उस कर्व पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। तो इस एक्स एक्सिस पे, तो सबसे पहले हम इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उन सारे पॉइंट्स का एग्जैक्टली वाई कोऑर्डिनेट, इट मींस y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट उन सब का 0 होगा, तुम समझ सकते हो। तो अगर y कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो x नेगेटिव होगा, x डायरेक्शन में जाएंगे तो x पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव और इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव होगा। लेकिन y कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का 0 होगा।
तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब है कि उस लाइन पे लाई करने वाला सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x में भी एनी रियल नंबर। ऐसा नहीं है कि उसमें x नहीं है तो तुम बोलोगे कि x का क्या। तो अगर y 0 है, इसका मतलब कि अगर तुम टेबल बना करके डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड y सेलेक्ट करोगे, तो अगर x तुम कुछ भी रखो वहां पे y 0 रहेगा, x नहीं गिवन है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 लाइन में x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इट मींस एनी रियल नंबर। तो यहां से जस्ट तुम सारे 0 पुट कर सकते हो और यहां पे तुम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखोगे x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। और अगर उसी तरह हम कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल ले लें और ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है और वो लाइन सपोज x एक्सिस से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है और वो कांस्टेंट डिस्टेंस सपोज k है। तो अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है और वो x एक्सिस से k डिस्टेंस पे है तो डेफिनेट है अब इन सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k होगा। ये तुम समझ सकते हो। y coordinate is the distance from x axis and the distance from x axis is constant, that is equal to k. It means the y coordinate of every point on that line is equal to k. So it means equation of that line will be y is equal to k. तो y is equal to k का मीनिंग है कि x कोऑर्डिनेट तुम कुछ भी रखो y कोऑर्डिनेट हमेशा k रहेगा। अब अगर उस k का क्या मीनिंग है तो k कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकता है। स्केलर इट मींस 3 -3 4 -4 3.5 -3.5, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव। तो ऐसे सेंस में मान लो अगर k का वैल्यू 3 है तो y इज इक्वल टू 3 लाइन क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर 3 डिस्टेंस पे 3 यूनिट के डिस्टेंस पे पैरेलल, मतलब x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे अपवर्ड डायरेक्शन में इसके पैरेलल एक लाइन होगा। अगर हम k का वैल्यू -3 यूज कर लें, इसका मतलब वो लाइन कैसा होगा, तो x एक्सिस के नीचे 3 यूनिट के डिस्टेंस पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। तो अगर कभी भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट k होता है और अगर वो खुद x एक्सिस हो तो उसका इक्वेशन एक y इज इक्वल टू 0 होता है। अगर तुम ये समझ जाओगे कि x एक्सिस का इक्वेशन और ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन क्या है तो तुम सिंपल समझ पाओगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो वो देखते हैं, ये जस्ट चाहो डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर लेना और इसी में हम चेंज करके बता रहे हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो उस केस में अगर हम y एक्सिस के पैरेलल की बात करें तो तुम समझ सकते हो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर उन सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होगा। ये समझ सकते हो, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी लाइन अब y एक्सिस के पैरेलल है और वो y एक्सिस से सपोज k डिस्टेंस पे है तो डेफिनेट है इन सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट k रहेगा। तो अगर इन सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट k रहेगा तो इट मींस इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू k होगा। तो अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू ए कांस्टेंट होता है। अगर तुमसे बोला जाए ड्रॉ ए लाइन x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 3 तुम यहां से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे। अगर ड्रॉ करना हो x इज इक्वल टू -3 तो y एक्सिस के पैरेलल पे 3 यूनिट लेफ्ट में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे। ड्रॉ करना हो y इज इक्वल टू 3 तो x एक्सिस के पैरेलल ऊपर में 3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक लाइन होगा और अगर ड्रॉ करना हो y इज इक्वल टू -3 तो x एक्सिस के पैरेलल नीचे में 3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो इस तरह से हम लोग ये चारों केस देख चुके हैं कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस है y एक्सिस है उस पे कॉन्साइड कर रहा है तो इक्वेशन क्या होगा और x और y एक्सिस के पैरेलल है तो इसके उसमें इक्वेशन क्या होगा। तो अब हम
डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट जनरल केस, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन प्लेन। यह तो स्पेसिफिक केस था, तो जनरल केस क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन का, वो हम डिस्कस करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जस्ट ड्रॉ कर लोगे ब्रीफली। अब वो देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट कंडीशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन की बात करें। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन कहने का मतलब होता है तुम प्लेन में, ये बोर्ड एक प्लेन है, तुम प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो किसी भी डायरेक्शन में, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना हो, उसके किसी एंगल पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस लाइन का इक्वेशन हमेशा उस जनरल फॉर्मेट में ही होगा। वो जनरल फॉर्म क्या है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, general equation of a straight line in a plane is given by ax plus by plus c is equal to 0। ये जनरल है क्योंकि डेफिनेट है x और y तो लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट होता है जिसके हम इक्वेशन लिखते हैं। तो a b c क्या है, वो अननोन्स है और वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब तक लाइन स्पेसिफिक नहीं है तो हम ए बी सी का वैल्यू डाल नहीं सकते। जैसे हम लिखते 2x + 4y - 3 = 0, तो ऐसे केस में 2x + 4y - 3 = 0, तो यहां ए बी सी का एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल गया, और जब वो स्पेसिफिक वैल्यू मिल गया तो अब ये एक सिंगल वन स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है इस इक्वेशन का, लेकिन जब तक हम एबीसी का वैल्यू पुट नहीं किए हैं वो एक प्लेन में लाई करने वाले सारे लाइन के इक्वेशन को डिनोट करता है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। तो अब अगर इस जनरल इक्वेशन में तुमसे पूछें कि अननोन्स कितने हैं, तो तुमको अभी लगता होगा कि ये अननोन 3 है, लेकिन बता दें जनरल इक्वेशन में 2 ही अननोन होते हैं। कैसे, वो समझोगे। तो अगर हम इसी को दोबारा लिखें तो इसमें हम जस्ट c कॉमन ले रहे हैं, तो c कॉमन लेने के बाद a/c × x प्लस b/c × y प्लस 1 = 0 लिख सकते हैं। यहां से c राइट साइड जाएगा तो 0/c 0 रहेगा, और ये बन जाएगा a/cx प्लस b/cy प्लस 1 = 0। अब यहां से a/c और b/c तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, ये तो हमेशा एक सिंगल कांस्टेंट रहेगा, तो ax प्लस by प्लस 1 = 0। तो अब इसमें अननोन्स कितने हैं, तो देयर आर 2 अननोन्स। इसका मतलब है कि अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो उसमें 2 अननोन्स होते हैं। दिखता है जनरली ऐसा 3, लेकिन होते हैं एग्जैक्टली 2। तो अगर एक प्लेन में सारे इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब उन इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो उन इक्वेशन में से एक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट 2 कंडीशन होने चाहिए, क्योंकि 2 अननोन है, 2 अननोन को पता करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। और वो 2 कंडीशन अगर हमको पता चल जाए तो हम एक स्पेसिफिक लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। अभी हम ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, समझना। किसी भी प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ये होता है, ये भी होता है, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो एग्जैक्ट है ये होता है, 2 अननोन होता है। तो अब उस जनरल इक्वेशन में से किसी एक लाइन को स्पेसिफाई करना है। तो एक लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए उस लाइन के कांस्टेंट का वैल्यू पता करना पड़ेगा, जो यहां a और b है। तो वो कांस्टेंट का वैल्यू पता करने के लिए डिफरेंट है 2 कंडीशन होने चाहिए, और ये 2 कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक प्लेन में हम एक स्ट्रेट लाइन को तभी आइडेंटिफाई कर सकें वो दो कंडीशन हमेशा कॉमन हो और एक जैसा। तो जो 2 कंडीशन है उसी के बेसिस पे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म बने। तो फॉर्म अलग अलग इसलिए है क्योंकि हम एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट 2 अननोन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो 2 गिवन कंडीशन की बात करते हैं वो 2 गिवन कंडीशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं।
तो जितने जितने तरह के टू कंडीशन हो सकते हैं उतने उतने तरह के स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के फॉर्म कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही होता है जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन यहां से समराइज करके बता दें, here the two unknowns are present in the general equation, so if we have to find the equation of a straight line, at least two condition is required। now ये इंपॉर्टेंट है, हम यहां से लिख देते हैं, इसी में एरो करके लिख लेना। there are two unknowns, there are two unknowns in the general equation, there are two unknowns in the general equation, so to find the equation of a line, so to find the equation of a line, at least two condition is required। और यही टू कंडीशन स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो अब हम वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में डिफरेंट फॉर्म का मीनिंग है कि हम जो टू कंडीशन की बात कर रहे हैं वो टू कंडीशन अलग अलग टाइप के होंगे और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वो इक्वेशन के फॉर्म। ये जरूर लिख लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लेकर के। तो उनमें जो सबसे पहला फॉर्म है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि बाकी के जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब का कैलकुलेशन इसी पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए जो वेरी फर्स्ट हम बता रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसमें स्टेटमेंट जो लिखे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसका मीनिंग। तो अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो कंडीशन की जरूरत है। अब वो दो कंडीशन ऐसा होना चाहिए ताकि ये तुम्हारे माइंड में क्लियर हो कि ये वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का ही हो सकता है। तो वो क्या क्या है वो देखो। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहा है तो उसके लिए पॉइंट यूज किया गया, और स्लोप इट मींस उस लाइन का स्लोप दिया रहा है। तो अब अगर एक स्ट्रेट लाइन के बारे में दो इंफॉर्मेशन हमको पता है, पहला इंफॉर्मेशन उस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट और दूसरा उसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है, तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। दो कंडीशन है, हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, ये बात करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो सपोज ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है L और इस पे एक पॉइंट दे दिया गया है x1, y1, ये गिवन है। क्योंकि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होना चाहिए, तो मान लो ये पॉइंट गिवन है जिसका पॉइंट A है, x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट है। अब इसका स्लोप वो भी गिवन है m। तो स्लोप m गिवन होने का मीनिंग क्या है कि ये एंगल थीटा गिवन होना, m गिवन होना इट मींस tan थीटा गिवन होना, और अगर tan थीटा गिवन होना इट मींस हम थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म गिवन है इट मींस m का वैल्यू गिवन है और x1 y1 कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सोचो क्या इस प्लेन में कोई और दूसरा लाइन हो सकता है जो x1 y1 से भी पास करे और उसके लिए स्लोप इट मींस x एक्सिस से एंगल सेम वही रहे। तो अगर तुम कोई अनदर लाइन के बारे में सोचोगे जो इससे पास करे, तो इससे पास करने वाला अनदर लाइन अगर तुम ये सोचो तो इससे तो पास कर जाएगा लेकिन उसका स्लोप बदल जाएगा, इट मींस x एक्सिस से एंगल बदल जाएगा। और अगर तुम स्लोप सेम रखते हो, अगर तुम इसके पैरेलल कोई लाइन ले लो तो स्लोप इट मींस ये एंगल तो सेम रहेगा लेकिन इस पॉइंट से पास नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई लाइन एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप भी गिवन है तो उन दोनों को फॉलो करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। और गिवन कंडीशन इतना सफिशिएंट हो कि हम एक प्लेन में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर सकते हैं, तो हम उसका इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो अब इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे ये जानने के लिए हम आते हैं कि आखिर इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन किसी भी कर्व का
उस कर्व पे लाई करने वाले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन होता है। तो हम इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये x, y ऐसा नहीं कि हम यहां लोकेट कर रहे हैं तो यही हम कहीं पे भी ले सकते हैं। इट मींस द पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट x, y रिप्रेजेंट all the point on that straight line whose x coordinate is x and y coordinate is y। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो अब इस सेंस में AP लाइन हमको मिल गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AP लाइन इज इक्वल टू m। स्लोप ऑफ AP लाइन इज इक्वल टू m। अब ध्यान से समझना, इस प्लेन में यहां से ये और यहां से ये ट्रायंगल और ये पॉइंट है, उसका हम नाम रख दे रहे हैं C सपोज। तो अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y, तो अब जो चेंज इन y कोऑर्डिनेट है y माइनस y1 और जो चेंज इन x कोऑर्डिनेट है वो है x माइनस x1। तो हम इस लाइन का स्लोप, इट मींस ये भी थीटा होगा, तो इस लाइन का स्लोप चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो इट मींस स्लोप ऑफ AP इज चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m। तो इस तरह से y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब देखो, इसमें x1 y1 गिवन होगा, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट और उसका स्लोप गिवन होगा। तो इस तरह से x और y ही रहेगा और वो x और y के फॉर्मेट में तो इक्वेशन होता ही है। तो अगर हम एक एग्जांपल लिखें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 and with slope 1/2 is given by। तो अब इस एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसपे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, -3 है। इट मींस x1 y1 के बदले यहां 2, -3 है और m के लिए यहां पे 1/2 है। तो इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो y माइनस y1, इट मींस y माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इट मींस 2। तो अब इसी को सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन जानने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होना चाहिए, तो x1 y1 और उस लाइन का स्लोप गिवन होना चाहिए, तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। और यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं स्लोप के लिए, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो यहां से एक और चीज जस्ट समझ लो, जैसे मान लो चेंज इन y कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ही है। अगर एक स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन में, इस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट है, एक है x1, y1 और एक है x2, y2। अब हम इसका स्लोप तुमसे पूछें तो स्लोप क्या लिखोगे? चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम स्लोप के लिए लाइन पे बताए थे कि कोई भी एक पोर्शन ले लो और उस पोर्शन में कंप्लीट चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट उसका स्लोप होता है। तो यहां से यहां तक में चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1। तो अगर किसी भी लाइन पे दो पॉइंट पता है x1 y1 एंड x2 y2, तो उसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसका मतलब एक तो किसी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंगल पता हो थीटा, तो उसका हम स्लोप tan थीटा लिख सकते हैं। अगर उस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 पता हो, तो उसका हम स्लोप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस तरह से सबसे पहले एक तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता चला जो अलग नहीं है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म पता चला, ये सबको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं और कंडीशन, मतलब ये जो गिवन कंडीशन है ये बदल जाएगा और उसके बाद हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये सब लोग नोट डाउन करो। नेक्स्ट कंडीशन है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन पे
दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिखना सीखेंगे। तो इक्वेशन लिखने से पहले जस्ट ये इमेजिन करो, अगर हम तुमसे पूछें कि कोई भी दो पॉइंट एक प्लेन में दिया गया है, अब उन दोनों पॉइंट से पास करने वाले कितने लाइन होंगे, तो सिंपल बोलोगे एक लाइन होंगे। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट किसी भी लाइन का उस प्लेन में लाई करने वाले एक स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफाई करता है। तो जब एक लाइन को स्पेसिफाई करता है तो डेफिनेट है उस कंडीशन के थ्रू, इट मींस गिवन 2 पॉइंट के थ्रू उस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे देखते हैं। तो हम लास्ट सेक्शन जो पढ़े थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके अकॉर्डिंगली क्या था, किसी भी लाइन पे एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट से समझें तो इस लाइन पे मेरे पास दो पॉइंट है, ए भी है और बी भी है, दोनों का कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम इसका स्लोप पता कर लें तो प्रीवियस केस वाला जो मेथड था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वो फॉर्मूला यूज करके स्लोप इक्वेशन लिख दे सकते हैं। तो जस्ट ये सोचो कि इसका हम स्लोप क्या लिख सकते हैं। तो अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे कि किसी भी लाइन पे अगर दो पॉइंट पता है तो हम उस लाइन का इक्वेशन स्लोप लिख सकते हैं, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो a से b तक इट मीन चेंज इन y कोऑर्डिनेट, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो दैट इज अ स्लोप। तो अब हम इसको इस लाइन के m की तरह यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a whose coordinate with coordinate x1 y1 and with slope m, तो इक्वेशन ऑफ लाइन is y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 था। तो y माइनस y1 divided by x minus x1 is equal to m, and now we can use this m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो अगर किसी भी लाइन पे दो पॉइंट पता हो तो जस्ट वो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो, x1 y1 x2 y2, और बाकी तो x and y अननोन, इट मींस उसी के फॉर्म में इक्वेशन लिखा जाता है, तो ये फाइंड हो जाएगा। तो किसी भी लाइन पे अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं याद हो फॉर्मूला तो जस्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला वो जरूर याद रखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये था तुम्हारा सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट हम एक और टर्म इक्वेशन देखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानने के लिए हम कोऑर्डिनेट प्लेन में स्ट्रेट लाइन के लिए एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वो क्या होता है पहले वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही हम लोग तीसरे फॉर्म पे जाएंगे, लेकिन ये सब लोग पहले लिख लो। तो अब देखते हैं एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो सपोज एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और इस प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन एल है, और ये स्ट्रेट लाइन एल एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करता है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट करता है। तो अब इस केस में जो लाइन एल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस सपोज डी है। जनरली हम इसी से डिनोट करते हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं, तुम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, फिक्स नहीं है ऐसा। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस उस लाइन एल का एक्स इंटरसेप्ट कहा जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहा जाएगा। और अगर कोई लाइन एल वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सपोज सी है, तो ये सी इस लाइन एल का वाई इंटरसेप्ट कहा जाएगा। तो किसी भी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का तुम मीनिंग समझ जाओगे। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, थर्ड फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट का मीनिंग समझ गए। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ओरिजिन से डिस्टेंस, और वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग है कि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो हियर d इज x इंटरसेप्ट एंड c इज y इंटरसेप्ट। तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा फॉर्म है ये, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें गिवन क्या रहेगा, इसमें जनरली एक्स और वाई इंटरसेप्ट में से कोई भी गिवन हो सकता है, तो कोई एक ही गिवन रहेगा। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं वाई इंटरसेप्ट, इस लाइन का, जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसका वाई इंटरसेप्ट गिवन रहेगा। तो जैसे मान लो ये लाइन एल है, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट सी गिवन है, ये गिवन रहेगा। दोनों में से एक्स और वाई इंटरसेप्ट में से कोई एक ही गिवन होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मान लो हम जिस लाइन का इक्वेशन चाहते हैं उस, और दूसरा क्या है, स्लोप गिवन है, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट मतलब स्लोप गिवन होगा और दूसरा इंटरसेप्ट गिवन होगा, और इंटरसेप्ट मतलब कौन सा, तो दोनों में से कोई एक भी, तो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं वाई इंटरसेप्ट, और इसका स्लोप m है और ये भी गिवन है। तो अब इसका इक्वेशन चाहिए, तो इसके इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगेन हम लोग आएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट स्लोप के अकॉर्डिंगली उस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो ऑलरेडी दिया गया है, पॉइंट नहीं दिया गया है, लेकिन गिवन कंडीशन के थ्रू हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सोचो ये पॉइंट वाई एक्सिस का है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेट है सी के इक्वल है। तो गिवन है वाई इंटरसेप्ट, लेकिन हम उस वाई इंटरसेप्ट की हेल्प से उस लाइन पे एक पॉइंट 0, c पता करके, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1, y1 विद स्लोप m, तो वो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y minus y1, it means c is equal to m into x minus x1, it means 0. So this implies that y minus c is equal to mx, it means y is equal to mx plus c. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लो। अब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c के फॉर्मेट में है, मतलब किसी भी इक्वेशन में जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर हम उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को y is equal to इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, y is equal to इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, तो वहां पे x का कोफिशिएंट उस लाइन का स्लोप हो जाता है और जो कांस्टेंट टर्म है वो उस लाइन का y इंटरसेप्ट हो जाता है। इट मींस दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड दिस इज y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो अगर किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन गिवन है, मान जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, तो हम उस लाइन के इक्वेशन से हम उस लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट पता कर सकते हैं, इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखेंगे। ये सब लोग नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन करने के बाद अब तुम देखना कि जनरल इक्वेशन से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। reduction of general equation to slope intercept form, उसी के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। क्या है, डिस्कस करते हैं। सपोज जनरल इक्वेशन मेरे पास है कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, 2x minus 3y plus 5 is equal to 0। अब यहां से बोला गया कि तुम उस लाइन को का स्लोप पता करो, इक्वेशन के थ्रू स्लोप पता करो और इस लाइन का y इंटरसेप्ट पता करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को y is equal to x के फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में। तो कैसे, तो y कॉन्सिस्टिंग टर्म को एक साइड कर लो और x कॉन्सिस्टिंग टर्म एक साइड हो गया। अब y is equal to इन टर्म्स ऑफ x लिखने के लिए अब 3 इधर जाएगा, तो 2/3x प्लस 5/3। अब ये इक्वेशन को कंपेयर करो y is equal to mx plus c से, तो ये जो x का कोफिशिएंट है वो m हो जाएगा 2/3 और जो कांस्टेंट टर्म है वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 5/3। तो अगर किसी भी लाइन के जनरल इक्वेशन से उस लाइन का स्लोप पता करना है, तो वो स्लोप
के लिए उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, और जब y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x आए तो x का कोफिशिएंट लाइन का स्लोप होगा और कांस्टेंट y इंटरसेप्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो। तो इस तरह से ये तुमको पता चला किसी भी लाइन का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्मेट में। इक्वेशन और भी हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन होता है, नॉर्मल फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म है, लेकिन वो मैथमेटिक्स में अलग अलग फॉर्म्स पढ़ने हैं, फिजिक्स के लिए इतना सफिशिएंट है। तो ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, स्लोप का कॉन्सेप्ट सब लोग अच्छे से एक बार दो बार देखो और उसको समझो, और ये फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में तुमको यूज करने को दिखेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन से ही रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात कर लें। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन और उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर कर्व, जैसे वो कर्व में सर्किल आ जाता है, सर्किल को भी हम एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, तो वो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। उसी तरह और भी कर्व हैं, इलिप्स के बारे में सुने होंगे, 9th में स्टेटमेंट आता होगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो आखिर वो सन है वो कहाँ पे होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि फोकस पे लाई करता है। तो वो फोकस वगैरह का कॉन्सेप्ट इलिप्स में जनरल सबको नहीं पता होगा, तो हम उसके बारे में यहाँ पे एग्जैक्ट बात करेंगे। इट मीन्स कुछ और 2 डायमेंशनल कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सर्किल होगा, इलिप्स होगा और पैराबोला होगा। ये 3 कर्व 2 डायमेंशन में और इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे एक साथ, पैराबोला, इलिप्स और सर्किल का इक्वेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।